हेलो स्टूडेंट्स, अपन बीएससी सेकेंड ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे थे। अपन ने कल जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि जो ये लॉ है जीरो, ये अपन को टेम्परेचर की कंसेप्ट देता है। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई भी सिस्टम है ए और बी, जो ए और बी तंत्र हैं वो तंत्र सी के साथ यदि तापीय साम्य में है, यानी ए सी के साथ तापीय साम्य में है और बी सी के साथ तापीय साम्य में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य में होंगे। तो ये जो लॉ है ये अपन को टेम्परेचर की कंसेप्ट देता है। आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का संरक्षण क्या है। ऊर्जा का संरक्षण का मतलब हो गया कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी प्रक्रम है या कोई भी अवस्था परिवर्तन है, इसमें न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, केवल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, गुरुत्वीय ऊर्जा है आदि। तो इससे अपन दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव निश्चित रहती है, यानी एनर्जी है जो वो कांस्टेंट रहेगी यूनिवर्स की। तो ये जो फर्स्ट नियम है ये अपन को एनर्जी की कंसेप्ट देता है। अब इसे अपन मैथमेटिकल फॉर्म में किस रूप से लिखेंगे, तो मैथमेटिकल या जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके अनुसार क्या होगा, तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई कुल ऊष्मा, यानी तंत्र को अपन ने एनर्जी दी है, हीट दी है, तंत्र को अपन ने यदि क्यू ऊष्मा दी है, तो तंत्र द्वारा अवशोषित की गई या ग्रहण की गई ऊष्मा तंत्र द्वारा किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। इससे अपन ये कहेंगे कि यदि एक तंत्र है जिसकी ऊर्जा अवस्था ई है, यदि अपन ने इस तंत्र को क्यू ऊष्मा दी तो यह अपनी ऊर्जा अवस्था ई बी में चला जाता है। तो यहाँ ऊर्जा में चेंज या ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा ई बराबर ई बी माइनस ई ए। यदि तंत्र को इस अवस्था परिवर्तन में तंत्र द्वारा डब्लू कार्य किया गया है, तो अपन प्रथम नियम के अनुसार लिखेंगे कि तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तंत्र द्वारा किए गए कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। तो इसके अपन सिंबल्स लिख देंगे, Q बराबर डब्लू प्लस डेल्टा ई। इसे अपन रीअरेंज करके लिख देंगे, डेल्टा ई बराबर Q माइनस डब्लू। ये जो अपनी इक्वेशन है ये फर्स्ट लॉ को बताती है और आगे अपन इसी का यूज़ करेंगे। ये तो अपना एक इसका मैथमेटिकल फॉर्म था। इसी फॉर्म से अगर अपन इसकी वो देखेंगे, दूसरा कथन देखेंगे जिसे अपन दूसरी तरीके से भी किस तरह से डिनोट करते हैं। तो जो एनर्जी का सेकंड, इसका फर्स्ट लॉ का जो सेकंड है वो क्या है, प्रथम नियम का अन्य कथन है कि ऐसी शाश्वत मशीन बनाना संभव नहीं है जो बिना ऊर्जा व्यय किए कार्य को प्राप्त कर सके, यानी जो एनर्जी की जितनी भी मात्रा है वो पूरी की पूरी कार्य में चेंज नहीं हो सकती। ये बताता है अपन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके अपन ने तीन सिंबल देखे, एक तो क्यू है, एक डब्लू है और एक ई है। जहाँ Q और W अपन पहले पढ़ चुके हैं, ऊष्मा और कार्य। तो अब एक नया है आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी, जिसे अपन E या Q से डिनोट करेंगे। तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब अपन आंतरिक ऊर्जा के बारे में, प्रत्येक पदार्थ की जो ऊर्जा है या प्रत्येक तंत्र की ऊर्जा है वो सदैव निश्चित होती है। ये अपन ने अभी फर्स्ट लॉ में भी देखा था एनर्जी कंजर्वेशन का। तो ऊर्जा की ये जो मात्रा है ये उसके ताप, दाब, आयतन, संगठन या रासायनिक प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। तो वो ये जो ऊर्जा की मात्रा है जो इन इन कारकों पे निर्भर करती है वो उस पदार्थ या तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अर्थात अपन इसे दूसरे शब्दों में ये भी कहेंगे कि कोई भी पदार्थ के जो अणु है उनकी आंतरिक गतिज ऊर्जा, स्थानांतरित ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा तथा कंपन ऊर्जा, इन सारे जो पदार्थ के अणु है वो इस तरह की गतियाँ करते हैं, स्थानांतरण गति भी करते हैं, घूर्णन गति भी करते हैं, कंपन गति भी करते हैं। तो इन सभी गतियों से संबंधित जो ऊर्जा है वो ऊर्जा तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक की ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे अपन, आंतरिक ऊर्जा कहेंगे। तो आंतरिक ऊर्जा को अपन है वो D और U से
ई और यू से डिनोट करेंगे। तो आंतरिक ऊर्जा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ऊर्जा एक अवस्था फलन होती है, एक यथागत या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होती है, मात्रात्मक गुण होती है, और ये एक बीजीय राशि है जिसका मान पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसके बाद में अपन देखेंगे जो ऊर्जा है वो स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब जो चक्रीय प्रक्रम है उनके अंदर स्टेट फंक्शन का मान शून्य होता है। तो जो इसके ऊर्जा परिवर्तन का मान है वो चक्रीय प्रक्रम में शून्य होगा, यानी डेल्टा ई समाकलन चक्रीय समाकलन में 0 होता है। अगला है कि जो ई है उसका अपन इंडिपेंडेंट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, अपन इसके अंदर परिवर्तन या डेल्टा ई जरूर ज्ञात कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ था, उसके द्वारा भी अपन डेल्टा ई या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। और अपन को यही जो डेल्टा ई या डेल्टा यू है यही अपने आगे इम्पोर्टेंट है, इसी को अपन आगे देखेंगे, ना कि ई और यू है। तो कोई भी अवस्था परिवर्तन होगा उसके अंदर डेल्टा ई का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए अपन सबसे पहले देखेंगे स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार देखेंगे अपन डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्लू। अब हम जानते हैं कि जो W है कार्य है वो होता है W बराबर P इंटू डेल्टा वी, यानी दाब गुणा आयतन में परिवर्तन। तो इसे अपन ने नंबर 1 दे दिया और इसे अपन ने नंबर 2 दे दिया। अब जो नंबर 2 है इसकी वैल्यू अपन नंबर 1 में पुट करेंगे तो अपने पास 3 नंबर इक्वेशन आ जाएगी। अब चूंकि अपन यहाँ स्थिर आयतन पे ज्ञात कर रहे हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू यानी आयतन परिवर्तन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आयतन तो अपन ने कांस्टेंट रखा है, तो डेल्टा यू का मान हो गया 0 और क्यू को अपन क्यू वी से डिनोट कर देंगे। तो अब यहाँ जो क्यू और डेल्टा वी है इसका मान अपन इक्वेशन में रखेंगे, इससे ऊपर वाली इक्वेशन में जिसे अपन ने 3 नंबर दिया है। तो इस इक्वेशन में रखने पे अपन देखेंगे कि जो पी डेल्टा वी है इसका मान तो 0 हो गया, तो अपने पास क्या बचा डेल्टा ई बराबर, तो अपने पास यहाँ पे बच रहा है डेल्टा ई बराबर क्यू वी, जिसे अपन ने इक्वेशन 4 दे दिया। अब इस इक्वेशन 4 को अपन ये भी कह देंगे कि स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा तंत्र की आयनिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक है। अब चूंकि जो आंतरिक ऊर्जा है वो एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन है इसका मतलब अपन ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, अपन इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हैं। क्योंकि आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है तो अपन इसे लिखेंगे ई इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एंड वी। अब इसको अपन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है तो अपन इससे डी ई इसके अंदर परिवर्तन निकालेंगे, तो डी ई बराबर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसे अपन पढ़ेंगे डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। ये अपन ने जो ऊपर लिखा है ई इक्वल टू एफ टी और वी, इसी को अपन ने यहाँ नीचे डिफ्रेंशिएट किया है। पहले अपन ने टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट किया है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है, और अपन ने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। उसके आगे अपन ने इसके अंदर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, और अपन ने यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है। तो इस तरह से एक बार एक को कांस्टेंट रखेंगे और अगली बार दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। इस तरह से अपने पास समीकरण 5 प्राप्त हो रही है। यही जो अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था तब भी अपन ने इसे देखा था। अब इस इक्वेशन 5 में अपन वही कंडीशन लगाएंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डी वी इक्वल टू 0 होता है, तो इस डी वी के मान को अपन समीकरण 5 में रखेंगे तो जो आगे वाली टर्म है ये तो हो जाएगी अपनी 0। तो जो अपने पास डी ई बचेगा वो बचेगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी, जिसे अपन समीकरण नंबर 6 दे देंगे। अब जो अपना ऊपर समीकरण 4 था उसमें उसे अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डी ई बराबर डी क्यू वी, ये इसके अंदर चेंज को बता रहा है। तो समीकरण 7 की वैल्यू अपन 6 में रखेंगे तो जो अपने पास डी क्यू वी आ जाएगा ये आ जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर। इस डी ई की जगह अपन ने डी क्यू वी रख दिया समीकरण नंबर 4 से। इसे अपन रीअरेंज करेंगे, डेल्टा टी को नीचे ले आएंगे, तो डेल्टा टी नीचे लाने पे अपने पास समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो गई। अब इस समीकरण 8 का जो इधर लेफ्ट हैंड साइड का है इसे अपन क्या कहेंगे, ये है स्थिर आयतन पर
तंत्र का dt ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को बताता है, जिसे अपन ऊष्माधारिता भी कहते हैं। तो ऊष्माधारिता की डेफिनेशन भी यही है। अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं तो अपन इसे स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहेंगे। तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है कि स्थिर आयतन पर तंत्र का ताप dt बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, अपनी ऊष्माधारिता या स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता, जिसे अपन CV से डिनोट करेंगे। तो अपन जो ये CV का मान है इसे समीकरण नंबर 8 के अंदर रखेंगे। तो 8 से अपन को ये वाली इक्वेशन, यानी ये अपन ने डेफिनेशन लगा दी CV बराबर dQV/dt। इस मान को अपन समीकरण 8 में रखेंगे तो ये जो इधर वाली वैल्यू है ये अपने पास CV आ जाएगी, और del/delta कांस्टेंट वॉल्यूम, इससे अपन समीकरण नंबर 9 दे देंगे। अब समीकरण नंबर 9 और समीकरण नंबर 6 दोनों से अपन देखेंगे कि जो अपने पास ये समीकरण 6 के अंदर del/delta कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसकी जगह अपन CV रख देंगे। तो CV तो अपने पास क्या आ गया, CV अपन ने यहाँ पुट किया तो DE बराबर CV dt आ गया, यानी DE का मान है वो CV इंटू dt के गुणनफल के बराबर आ गया। यहाँ पे DE आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है और dt टेम्परेचर में चेंज है। अब यदि अपन ने दो ताप पे T1 और T2 तापों पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा यदि E1 और E2 हो, तो ये जो टेम्परेचर और एनर्जी की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसे अपन इस समीकरण में इन अवस्थाओं में अपन इसे समाकलित करेंगे। तो DE के समाकलन में E1 से E2 तक लगा देंगे, और इधर इसे CV कांस्टेंट है क्योंकि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का मान निश्चित है, तो dt पे अपन लिमिट लगा देंगे T1 टू T2। ये अपने पास DE और dt की लिमिट है। DE की लिमिट तो है E1 से E2 और dt की है T1 से T2। अब इसे समाकलित करेंगे तो इसका मान आ जाएगा E2 माइनस E1। CV कांस्टेंट है, ऐसे की ऐसे आ जाएगा, और dt का आ जाएगा T2 माइनस T1। अब इस E2 माइनस E1 जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, इसे अपन लिख देंगे डेल्टा E। तो डेल्टा E बराबर CV T2 माइनस T1। ये आ गई समीकरण नंबर 10। और ये जो समीकरण है ये अपन को स्थिर आयतन पर किसी भी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बारे में बताती है। इससे अपन डेल्टा E का मान ज्ञात कर सकते हैं। सामान्यतः जो ये इक्वेशन 10 है ये सभी पे लागू होती है, लेकिन प्रायोगिक रूप से जो इक्वेशन 10 है वो केवल गैसों पे ही लागू होती है, क्योंकि जो ठोस और द्रव हैं इनमें क्या होता है, स्थिर आयतन यदि इन ठोस और द्रव है ये बहुत ही कम संपीड्य होते हैं, यानी इनके कण इतनी पास पास होते हैं कि इनके ऊपर दाब का प्रभाव इतना नहीं लगा, जिसे अपन संपीड्यता कहते हैं। जो आसानी से दब जाते हैं उसे कहते हैं कि वो अधिक संपीड्य है, और जो आसानी से नहीं दबता या आसानी से दाब का प्रभाव जिस पे नहीं लगता उसे कहेंगे अपन ये कम संपीड्य है। तो सामान्यतः जो ठोस व द्रव है इनका आयतन यदि स्थिर रख के अपन ने ताप को बढ़ाया, आयतन को स्थिर रख लिया, ताप को T1 से T2 तक बढ़ाया, तो ये जो ठोस और द्रव है इनकी संपीड्यता इतनी कम होती है कि जो अपन ने ताप बढ़ाया है उससे तंत्र का दाब बढ़ जाएगा, और तंत्र का दाब इतना अधिक हो जाएगा कि जो पात्र है वो विकृत होकर फट भी सकता है। इसीलिए अपन ये जो समीकरण 10 है इसे अपन सिर्फ गैसों पे लागू करते हैं, ठोसों और द्रवों पे लागू नहीं करते। ओके, थैंक यू।